हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी। नमस्कार, स्टडी IQ IAS हिंदी में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं वीरद दुबे। एक बार फिर से आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है इस प्रोग्राम में, जिसमें हम लोग स्पेक्ट्रम के माध्यम से आधुनिक भारत के इतिहास को लगातार कवर कर रहे हैं। आप लोगों का भी काफी अच्छा सहयोग प्राप्त हो रहा है। लगातार सारे सेशंस आप पसंद करते हैं। मैं आपको बता दूं कि ये हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स हैं। virad.dube के नाम से आप हमें कहीं पर भी सर्च करेंगे, निश्चित तौर पर मैं आपको मिल जाऊंगा, या फिर सिंपली आप हमारे टेलीग्राम से जुड़ने के लिए इस स्कैनर को स्कैन कर सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं आगे, और उसके बाद हम आपको एक इंपॉर्टेंट चीज बता दें, फिर आगे बढ़ेंगे। आप सब लोगों को मालूम है कि भाई हम लोग आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं, तो इस क्रम में स्टडी IQ भी आप लोगों के साथ मिलकर के आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। और यदि अगर आप इस फेस्टिव में शामिल होना चाहते हैं तो स्टडी IQ का कोर्स जो आप अभी तक परचेज करना चाहते थे और वो थोड़ा आपको लगता था कि कुछ डिस्काउंट अवेलेबल हो जाएं तो आसानी होगी, तो एक बहुत बड़ा डिस्काउंट यहाँ पर आपको मिलने जा रहा है। अगर आप कोड इस्तेमाल करेंगे विरद लाइव, VIRAD बिना किसी स्पेस के आपको ये कोड टाइप करना है। जब आप कोर्स परचेज करेंगे, आप एप्लीकेशन पे जाएं या फिर वेबसाइट पे जाएं, और वहां पर जाकर के स्टडी IQ की जो एप्लीकेशन वेबसाइट है वहां पे जाकर के ये कोर्स आप सेलेक्ट कर सकते हैं UPSC टैब के अंदर, ठीक है। और UPSC टैब में जाकर के अगर आप हिंदी का कोर्स लेना चाहते हैं तो हिंदी का कोर्स बना हुआ है, आप हिंदी के कोर्स में जाइए। वहां पर बाय नाउ का ऑप्शन आएगा, आप बाय नाउ के ऑप्शन में क्लिक करेंगे और वहां पर आपको 3 ऑप्शंस देखने को मिलेंगे, 2 से 3 ऑप्शंस देखने को मिलेंगे। ऑलरेडी डिस्काउंट कूपन वहां पर लगे हुए हैं। उन कूपन्स को आप बिल्कुल भी अप्लाई नहीं करिएगा, वरना आपको थोड़ा महंगा पड़ सकता है, क्योंकि विरद लाइव कोड के साथ में आपको ये अमाउंट जो पड़ जाएगा वो है 26,999। अगर कोई भी दूसरा कोड आप इस्तेमाल करते हैं तो लगभग 30,000 या 32,000 या 35,000 तक वो पड़ेगा। तो बिल्कुल आप उसका इस्तेमाल ना करिए। 26,999 में आपको ये बैच निस्संदेह अवेलेबल हो जाएगा। किसी भी प्रकार की असुविधा हो रही है बैच लेने में या कोड लगाने में, या किसी भी प्रकार की चीज़ की असुविधा हो रही है, तो आप हमारे इस टेलीग्राम से या फिर इंस्टाग्राम से या फिर फेसबुक में मैसेज करके या फिर हमारे इस ईमेल ID पर मैसेज करके आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। तो चलिए करते हैं आज के लेक्चर की शुरुआत, जिसमें हम आपको ये समझाने का प्रयास करेंगे कि नेहरू रिपोर्ट जो है और जिन्हा रिपोर्ट जो है वो क्या है। नेहरू और जिन्हा रिपोर्ट के ऊपर आज हमारी चर्चा होगी। इसके पिछले सत्र तक आप लोगों ने पढ़ा है कि किस प्रकार से सर जॉन साइमन जो हैं वो किस तरीके से साइमन कमीशन का गठन करते या नेतृत्व करते हुए भारत आते हैं, और उनके किस तरीके के घटिया रिकमेंडेशंस थे जो भारत को नुकसान पहुंचाने के सिवाय कुछ और नहीं कर रहे थे, जिसका भारत ने जम करके विरोध किया। फिर भी साइमन कमीशन तो अपनी रिपोर्ट को प्रस्तुत कर ही गया। रिपोर्ट तो उसने दी ही दी। साइमन कमीशन ने 27 मई, आपको बताया था मैंने, 27 मई 1930 को साइमन कमीशन की रिपोर्ट्स आई और उसके मुताबिक कुछ सुझाव दिए गए, जिसपे चर्चा करने के लिए यह कहा गया कि गोलमेज सम्मेलन होना चाहिए, यानी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होनी चाहिए। बहरहाल जब इसका बहुत ज्यादा तीखा विरोध किया गया, अब यहीं पर हमको समझना है कि जब साइमन कमीशन का अति तीव्र विरोध हुआ, क्योंकि आप सब लोगों को मालूम है कि साइमन कमीशन आया, साइमन कमीशन, और जो ये साइमन कमीशन आया, इस साइमन कमीशन का क्या हुआ, भारतीयों ने विरोध किया। भारतीयों ने विरोध किया। विरोध क्यों किया? क्योंकि जो भी चीजें इसमें रखी गई थीं या जो भी सुझाव दिए गए थे, उस सुझाव के आधार पर एक राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होनी थी, और वो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होनी थी लंदन में। राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होनी थी लंदन में, और उस कॉन्फ्रेंस के आधार पर जो चर्चा अल्टीमेटली निकल करके आएगी, उसका डिबेट फिर आपका पार्लियामेंट में होना था, ब्रिटिश पार्लियामेंट में, और फिर उसके आधार पर यहां पर एक्ट्स जो है बन करके आने थे, जिससे जो हम लोगों की कॉन्स्टिट्यूशनल ओपननेस की जो डिमांड थी, यानी कि हम अपने संविधान को खुद तरीके से संचालित करते, बनाते, अपना नियम कानून रखते, इस तरह की जो हमारी मांग थी, जिसको हम स्वराज की मांग कह सकते हैं, उस मांग का वहां पर कोई भी अस्तित्व ना बचता। इसलिए इसका जबरदस्त तरीके से विरोध किया गया। और ये विरोध ऐसा नहीं है कि एकदम से 1927 में 28 में कर दिया गया है, ऐसा भी नहीं है। अब रिपोर्ट तो आपने देखा कि 1930 में प्रकाशित हुई, लेकिन जिस समय ये यहां पर काम कर रहे थे उस समय भी हम लोगों ने बहुत ज्यादा विरोध किया और साइमन गो बैक के नारे लगाए। इनको कहीं पर भी एडजस्ट होने का मौका नहीं दिया गया। तो इन्हीं सब चीजों से, और फिर 1922 से लेकर के लगातार 1920 से लेकर के लगातार स्वराज की मांग बढ़ती चली जा रही थी। 1922 में 23 में
स्वराज पार्टी स्टैब्लिश किया हम लोगों ने, उसके माध्यम से सारे डिमांड्स क्रिएट हुई। फिर 1923 में क्रांतिकारी संघर्ष आप लोगों ने सुने होंगे, HRA HSRA वगैरह 1924 में बने, उनके माध्यम से भी स्वराज की मांग चल रही है। तो ब्रिटिशर्स चारों तरफ से केवल एक ही चीज सुन रहे हैं, एक ही चीज सुनते चले जा रहे हैं कि हमको अपना संविधान खुद बनाने दो, ये भारतीयों की मांग है और हमको पूर्ण आजादी चाहिए, पूर्ण स्वतंत्रता चाहिए। क्योंकि आपने देखा होगा कि जो पीछे मद्रास सेशन हुआ था उसमें भी पूर्ण स्वतंत्रता की मांग को ही रखा गया था। तो अब अंग्रेज यही कह रहे हैं कि यार तुम लोग बार बार ये पूर्ण स्वतंत्रता की मांग कर रहे हो, लेकिन एक अब अगर मैं चुनौती पेश कर दूं कि कोई है जो यहां पर क्या एक ऐसा संविधान तैयार कर सकता है जो दुनिया में तो जाने दीजिए, आपके अपने देश में ही सर्वमान्य, सभी लोगों को इक्वली एक्सेप्टेबल हो, तो आप में से किसी की ऐसी योग्यता नहीं है जो ऐसा संविधान बना पाए। इसलिए क्योंकि हम वर्षों से आपके ऊपर शासन करते आए हैं, तो हमें मालूम है कि आपको किस तरीके का संविधान चाहिए, और फिर भी हमने तहकीकात करी है तो और स्पष्ट हो चुका है। इसलिए आप लोग इस शोर को ना मचाएं, और अगर ये शोर मचा ही रहे हैं तो कोई आए, आगे बढ़े और चैलेंज को स्वीकार करे। कोई है भारतीय? अब ये बात किसने कही कि कोई इस चैलेंज को स्वीकार करे और आकर के भारत में समस्त भारतीय जो हैं उनको सर्वमान्य तौर पर एक संविधान या प्रारूप बना करके दे और उसको सब लोग एक्सेप्ट करें? ये चैलेंज दिया था भारत सचिव में। भारत सचिव, उस समय भारत सचिव थे, उनका नाम था लॉर्ड बर्केनहेड। क्या नाम था? लॉर्ड बर्केनहेड। ये लॉर्ड बर्केनहेड जो हैं ये भारत सचिव थे, और इन्होंने ही 24 नवंबर 1927 को ये चुनौती पेश करी थी। 24 नवंबर 1927 को ये चुनौती पेश करी। अब जो ये चुनौती पेश करी है इसमें इन्होंने क्या कहा? इन्होंने कहा कि एक सर्वमान्य संविधान कोई भारतीय बनाकर दे। संविधान या संविधान का कोई प्रारूप भी बना करके दे दीजिए, और उस प्रारूप पर भी अगर लोग एकमत हो गए तो हम बात मान लेंगे। भारतीयों ने इस चुनौती को स्वीकार किया, क्योंकि साइमन कमीशन यह शो करने के लिए आया था कि भारतीय पूर्णतः अयोग्य हैं, और अब बर्केनहेड ने मौका दिया है कि यदि अगर आप योग्यता आपके अंदर है तो अपने देश के लिए एक ऐसा संविधान बना करके दिखाइए। चुनौती को स्वीकार किया गया। कांग्रेस ने दिल्ली में एक सर्वदलीय अधिवेशन करवाया 28 फरवरी 1928 को। 28 फरवरी 1928 को दिल्ली में एक सर्वदलीय सम्मेलन हुआ। सर्वदलीय सम्मेलन। अब आप समझ पा रहे होंगे कि सर्वदलीय सम्मेलन क्यों हुआ, इसका क्या रीजन था, इसका क्या कारण था। उसका कारण यह है, उसका रीजन यह है कि ये चुनौती पेश की गई है कि जो संविधान बनेगा वो सर्वमान्य होगा। तो एक से अधिक मत वाले हमारे यहां पार्टीज थी, तो सर्वदलीय सम्मेलन तो बुलाया जाना था। 28 फरवरी 1928 को सम्मेलन बुलाया गया, और इस सम्मेलन में तकरीबन 29 जो कह सकते हैं कि पार्टीज हैं, 29 पार्टी जो हैं, पार्टियां, ये जो 29 पार्टियां हैं ये सम्मेलन में भाग लेती हैं। यानी 29 दल हैं, 29 राजनीतिक संगठन हैं। पार्टीज का मतलब हो गया राजनीतिक संगठन। तो 29 राजनीतिक संगठन ऐसे हैं जिन्होंने इसमें पार्टिसिपेट किया है। किसमें पार्टिसिपेट किया है? इन्होंने पार्टिसिपेट किया इस सर्वदलीय सम्मेलन में जो दिल्ली में बैठाई गई। कांग्रेस के कहने पर इसको बुलाया गया।
लेकिन अब यही बात है कि अचानक से पहली बार इस तरीके का इतना बड़ा जिम्मेदारी देने की बात करी गई थी। कैसे इसका गठन होगा, कैसे इसका प्रारूप तैयार होगा, कैसे फर्स्ट स्टेप उठाया जाए इसमें, इसी के लिए वहां पर चर्चा करने के लिए बुलाया गया था। लेकिन इस सम्मेलन का कोई निर्णय नहीं निकल पाया, कोई निर्णय नहीं निकला, निर्णय नहीं निकला। और जब इसका कोई निर्णय नहीं निकला तो ये एक निराशा का सा भाव और ब्रिटिशर्स के लिए खुशी का सा भाव पैदा कर देता है। लेकिन भारतीयों ने हार नहीं मानी। ये तो 28 फरवरी 1928 को पहला सम्मेलन हुआ था। जब यहां पर कोई बात नहीं बनी तो मई 1928 में बंबई में एक और बैठक हुई। मई 1928 में बंबई यहां पर एक सर्वदलीय बैठक हुई। इसमें डॉक्टर अंसारी को अध्यक्ष बनाया गया था। डॉक्टर अंसारी इसके क्या बने? अध्यक्ष बने। और इसी बैठक में, यही जो बंबई में बैठक हुई, इसमें संविधान की रूपरेखा तैयार करने के लिए 9 सदस्यों की संविधान की रूपरेखा तैयार करने हेतु, रूपरेखा का मतलब क्या है? यही प्रारूप तैयार करने हेतु 9 सदस्यीय एक समिति का गठन हुआ। समिति का गठन। अब इसमें 9 मेंबर्स होंगे, 9 सदस्य होंगे। ये 9 सदस्यीय समिति का यहां पर क्या कर दिया गया? गठन कर दिया गया। अब ये जो कमेटी बनाई गई, इसमें 9 अलग अलग सदस्य थे, जिसमें खास तौर से पंडित मोतीलाल नेहरू जो हैं वो इसकी प्रारूप समिति के अध्यक्ष हुए। पंडित मोतीलाल नेहरू जो हैं, मोतीलाल नेहरू, ये जो हैं, ये इस पर्टिकुलर जो 9 समिति बनी है, संविधान समिति कह लीजिए इसको, इस संविधान समिति के प्रारूप के अध्यक्ष बने। ठीक है, ये प्रारूप के क्या बने? अध्यक्ष बने। और जवाहरलाल नेहरू जो कि इनके बेटे थे, वो इसके सचिव बनाए गए। पंडित जवाहरलाल नेहरू, ये जो है कौन बने? सचिव बने। इनको सचिव बनाया गया। तो पिता और पुत्र ये लोग हैं। लेकिन इसके अलावा दूसरे लोग भी इसमें शामिल हैं, जैसे तेज बहादुर सप्रू भी शामिल हैं इसमें। ये लिबरेशन या लिबरल फेडरेशन से संबंधित थे। इसी तरीके से लेबर पार्टी से NM जोशी को भी शामिल किया गया था, है ना। इसी तरीके से आप देखेंगे कि मुस्लिम लीग से जो है शोएब कुरैशी थे। सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस को रिप्रेजेंट कर रहे थे। ऐसे करके तकरीबन 9 लोग इसमें शामिल किए गए। अब ये समिति जो है आपस में चर्चा करके, संशोधन करके या फिर थिंक करके, इनका जो है किसी ना किसी तरीके से इन्होंने एक फॉर्मेट तैयार किया। 1 जुलाई 1928 से पहले इनसे कहा गया कि आप अपनी रिपोर्ट सौंप देंगे। क्या कहा गया इनसे? 1 जुलाई 1928 से पहले, 1 जुलाई 1928 से पहले, 1928 से पहले रिपोर्ट सौंपने को कहा गया। रिपोर्ट सौंपने को कहा गया कि भाई आप 1 जुलाई 1928 से पहले जो है अपनी रिपोर्ट, जो रिकमेंडेशंस हैं, वो दे दीजिएगा। और इस रिपोर्ट का जो प्रारूप है, चूंकि मोतीलाल नेहरू और तेज बहादुर सप्रू ने तैयार किया था, ये तो मिल करके इसका प्रारूप तैयार किया, लेकिन इसके लेखन का जो कार्य है मोतीलाल नेहरू ने किया था। इसीलिए इनके द्वारा जो ये रिपोर्ट सौंपी जाएगी, ये जो रिपोर्ट सौंपी जाएगी, इसको हम लोग नेहरू रिपोर्ट कहेंगे। ठीक है, इसको हम लोग क्या कहेंगे? नेहरू रिपोर्ट कहेंगे। और वैसे भी इस रिपोर्ट को बनाने का जो चैलेंज है, उसको एक्सेप्ट करने की अगुवाई भी मोतीलाल नेहरू जी ने ही करी थी, इसलिए इसको नेहरू रिपोर्ट कहा जाता है। अब नेहरू जी ने इस रिपोर्ट को 10 अगस्त 1928 को प्रस्तुत किया। कब प्रस्तुत किया?
10 अगस्त 1928 को, थोड़ा लेट हो गया, 10 अगस्त 1928 को यह रिपोर्ट प्रस्तुत की गई। रिपोर्ट प्रस्तुत की गई। कौन सी रिपोर्ट प्रस्तुत की गई? जो ये 1 जुलाई को प्रस्तुत की जानी थी, वो 1 जुलाई को ना प्रस्तुत होकर के 10 अगस्त 1928 को प्रस्तुत किया जा सका। अब आशा ये रखी गई कि इसमें जो बातें लिखी गई हैं उसको फिर एक सर्वदलीय सम्मेलन बुलाया जाए और सर्वदलीय सम्मेलन बुला करके उसमें सबको सहमति देनी होगी कि हाँ, ये जो नेहरू रिपोर्ट आई है ये भारत के लिए योग्य है। अगर ये हो जाता है तो बर्कनहेड का चैलेंज जो है वो ब्रेक हो जाएगा, इंडियंस अपनी क्षमता जो है वो प्रदर्शित कर देंगे निस्संदेह। और 28 अगस्त 1928 को लखनऊ में एक सर्वदलीय सम्मेलन बुलाया गया। 28 अगस्त 1928 को लखनऊ में एक सर्वदलीय सम्मेलन, एक सर्वदलीय सम्मेलन हुआ। स्वाभाविक सी बात है कि इसमें पार्टिसिपेट करने का उद्देश्य आपके मन में स्पष्ट हो गया होगा कि जो नेहरू रिपोर्ट है उसको लोग स्वीकार करेंगे या नहीं करेंगे। आई गेस कि आपको मालूम होगा कि इस सम्मेलन में नेहरू रिपोर्ट को अस्वीकार कर दिया गया। अस्वीकार। नेहरू रिपोर्ट क्या हो गई? इस सम्मेलन में अस्वीकृत हो गई। अब आप सोचिए कि बड़ी मेहनत से रिपोर्ट बनाई गई थी, लेकिन इस रिपोर्ट पर सभी का एक मत नहीं था। एक मत नहीं था, सब लोग इससे इत्तेफाक नहीं रखते थे। किसी को कुछ नहीं पसंद था, किसी को कुछ नहीं पसंद था। और सबसे ज्यादा आपत्ति जिसे थी वो कोई और नहीं, मुस्लिम लीग था, क्योंकि मुस्लिम्स के हित की बात लगभग या ना के बराबर कर दी गई थी। तो क्या चीजें थीं, वो क्या बातें थीं जो नेहरू रिपोर्ट में करी गई? उसमें से कुछ खास बातें जो हैं मैं आपको यहां पर बता देता हूं। जैसे भारत के लिए डिमांड करी गई, भारत के लिए एक डोमिनियन का मतलब अधिराज्य जिसको बोलते हैं, अधिराज्य का दर्जा। अधिराज्य या अधिराज्य को ही आपने डोमिनियन सुना होगा। डोमिनियन, अधिराज्य या डोमिनियन राज्य का दर्जा मिले। एक बात यहां पर यह कही गई। तो अब देखिए इसका अर्थ क्या हुआ। यानी यहां पर एक मांग नेहरू रिपोर्ट की तरफ से यह रखी गई। अब अगर मान लेते हैं कि आप किसी पार्टी से संबंधित होते तो आप नेहरू रिपोर्ट को एक्सेप्ट करते एज एन इंडियन या नहीं, क्योंकि अब यह बात दो तरीके की। एक तो यह बात है कि अगर ये रिपोर्ट जो मेहनत से बनाई गई है अगर ये रिजेक्ट हो जाती है, अस्वीकार हो जाती है, बर्कनहेड जीत जाएगा। साइमन कमीशन जैसी चीजों को मानने के लिए आपको थोड़ा सा और विवश होना पड़ेगा, या फिर साइमन कमीशन ने जो एक धब्बा लगा दिया है, एक दाग लगा दिया है कि भारतीय अयोग्य हैं, प्रदर्शित कर दिया है, वो प्रदर्शन जो है यहां पर प्रूफ हो जाएगा। तो अब आप क्या कहेंगे कि यदि अगर इस रिपोर्ट में ये लिखा है तो क्या आप इसे स्वीकार करना चाहेंगे या नहीं चाहेंगे? अगर आप उस सर्वदलीय बैठक में होते तो क्या इसे एक्सेप्ट करते? उसको समझने के लिए आपको ये जानना होगा कि ये अधिराज्य का मतलब क्या है, डोमिनियन स्टेट का मतलब क्या है। डोमिनियन स्टेट का मतलब ये हुआ कि भारत स्वतंत्र होगा लेकिन ब्रिटिश राष्ट्रमंडल के अधीन। तो अगर हम ब्रिटिश राष्ट्रमंडल के अधीन स्वतंत्र हो रहे हैं तो ऐसे स्टेट को अधिराज्य कहा जाएगा। यानी हम अपना कानून बनाने के लिए, अपनी बात करने के लिए, अपनी चर्चा करने के लिए स्वतंत्र तो हैं, लेकिन हमारे ऊपर हाथ है ब्रिटेन का, ऐसे मान के चलिए। एक तो यह बात कही गई। दूसरी, भारत के लिए एक संघ की बात करी गई और संघ के लिए द्विसदनात्मक जो संसद है, या जिसको हम बोल सकते हैं विधानमंडल। अब इसको संसद कहते हैं हम लोग, लेकिन इसी को क्या कहा जाता है? विधानमंडल। हमारे यहाँ का जो विधानमंडल है उसी को हम संसद कहते हैं, लेकिन तब संसद नहीं था, विधानमंडल के नाम से। तो उन्होंने कहा कि ऐसा विधानमंडल बने जिसमें 2 सदन हो और मंत्रिमंडल जो है इन सदनों के प्रति उत्तरदायी हो, ऐसी बात उन्होंने कही। तो इससे क्या आप एग्री होते हैं या नहीं होते हैं? क्योंकि वर्तमान स्थिति में भी आप देखते हैं कि हमारे यहाँ द्विसदन विधानमंडल है और हम जो है मंत्रिपरिषद जो है वो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है, लोकसभा के सदन ही तो है। इसके अलावा इन्होंने ये भी मांग करी कि प्रांतों में द्वैध शासन खत्म हो जाना चाहिए। प्रांतों में क्या खत्म हो? प्रांतों में
द्वैध शासन, द्वैध शासन क्या हो, खत्म हो, इसकी डिमांड करी है इन्होंने। इस तरीके से कुछ और भी बातें थी, जैसे सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति नहीं होनी चाहिए। ध्यान रखना, सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति नहीं होनी चाहिए, इसको मैं लिख देता हूं, सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति नहीं चाहिए। अब अगर आप मुस्लिम लीग से होंगे तो क्या आप इस पॉइंट से इत्तेफाक रखेंगे? और बहुत सारी चीजों की मांग उन्होंने रखी, सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हो, सार्वभौमिक मताधिकार हो, भाषाई आधार पर प्रांतों का विभाजन हो, उड़ीसा को सिंध से अलग किया जाए, ऐसे करके तमाम सारी बातें इन्होंने अन्य बातें कही। और इतना ही नहीं, कुछ और विशेष बातें भी थीं, जैसे कि अगर हम देखें तो इसमें नागरिकता की जो परिभाषा है और तमाम सारे जो मूल अधिकार हैं, उन नागरिकता और मूल अधिकारों को इसमें भी रखने की बात करी गई थी। तो नागरिकता से संबंधित प्रावधान और 19 मूल अधिकार इसमें रखे गए थे। इस तरीके से कई सारे लोगों ने, कई सारे विशेषज्ञों ने नेहरू रिपोर्ट को हमारे भारतीय संविधान की, जो प्रेजेंट टाइम में हमारा भारतीय संविधान है, उसका एक ब्लूप्रिंट माना है, इसको पूर्वगामी माना है। इस नेहरू रिपोर्ट को हम भारतीय संविधान की पूर्वगामी मानते हैं। तो नेहरू रिपोर्ट भारतीय संविधान की पूर्वगामी इसीलिए मानी जाती है कि कुछ चीजें इससे अभी भी हमारे भारतीय संविधान में शामिल है, खासतौर से नागरिकता वाला जो पक्ष है हमारा, और भी चीजें। अब यद्यपि कि नेहरू रिपोर्ट जो तैयार हुई है, नेहरू रिपोर्ट को तैयार करने वाले समिति के सदस्य जो हैं वो अलग अलग राजनीतिक दलों से थे, उसमें से कुछ अलग अलग संप्रदाय से भी बिलोंग करते थे। और जब नेहरू रिपोर्ट बनाई गई थी तो उसमें इस चीज का ख्याल रखा गया था कि अलग अलग संप्रदाय और अलग अलग दल के लोग होंगे तो उन्हें हम संतुष्ट कर सकें। लेकिन उसके बावजूद भी न केवल ब्रिटिश सरकार ने इस नेहरू रिपोर्ट को अनएक्सेप्ट किया, बल्कि तमाम सारे भारतीय दल और संप्रदाय ने भी इसे अस्वीकार कर दिया। और मजे की बात तो यह है, मैंने आपसे पूछा था कि इनमें में से किन, वैसे तो 3-4 बातें ही मैंने लिखी हैं, तो बहुत सारी बातें हैं इसकी, लेकिन जो इसमें से प्रमुख बातें लिखी हैं, इनमें में से कितने चीजों को आप सपोर्ट करते हैं? क्या आप पहला वाला जो स्टेटमेंट लिखा है उसको सपोर्ट करते हैं? सबसे पहले कमेंट सेक्शन में बताइए, क्या आप पहले वाले स्टेटमेंट को एक्सेप्ट करना चाहेंगे? क्या आप एक स्वतंत्र गणतंत्र के बजाय, पूर्ण स्वतंत्रता की बजाय एक डोमिनियन स्टेट बनना चाहेंगे? जबकि नेहरू रिपोर्ट में यह बात लिखी गई कि भारत को एक डोमिनियन का दर्जा दिया जाए, यानी ब्रिटिश राज्य के अधीन एक स्वतंत्र राज्य। तो अब मैं आपको यही बात यहां पर याद दिला देना चाहता हूं कि इस बात से खुद जवाहरलाल नेहरू जो थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी जो थे, वो खुद ही इस बात से बिल्कुल इत्तेफाक नहीं रखते थे, क्योंकि 1927 में जब मद्रास अधिवेशन हुआ था तो उस मद्रास अधिवेशन में पूर्ण स्वराज के दर्जे की मांग करी गई थी, इसकी मांग नहीं करी गई थी। पूर्ण स्वराज के दर्जे की मांग करी गई थी। उस समय रखा गया था लक्ष्य की पूर्ण स्वराज चाहिए। और इसी बात से नाराज होकर के जवाहरलाल नेहरू, न सिर्फ जवाहरलाल नेहरू बल्कि सुभाष चंद्र बोस, इन दोनों लोगों ने नवंबर 1928 में ऑल इंडिया इंडिपेंडेंस लीग, ऑल इंडिया इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना कर दी नवंबर 1928 में। और इसमें 2 युवा शामिल थे, एक तो जेएल नेहरू जी, जेएल नेहरू, और दूसरे सुभाष चंद्र बोस। तो सुभाष चंद्र बोस और इन लोगों ने बिल्कुल सिरे से खारिज कर दिया इसको, जबकि ये लोग इसमें शामिल थे। इस नेहरू रिपोर्ट में जो 9 लोग थे, उस 9 लोग में ये भी शामिल थे, परंतु सर्वसम्मति उसमें कुछ और रही होगी। लेकिन जब सर्वदलीय बैठक हुई तो इन्होंने अपने भी प्रस्ताव रखे कि ये ठीक नहीं है। बाद में नेहरू रिपोर्ट को पुनः संशोधित करके प्रस्तुत किया गया, लेकिन जब संशोधित करके प्रस्तुत किया गया तो उस रिपोर्ट को भी सरकार ने अस्वीकार कर दिया।
अब देखिए यहां पर इस चीज को बहुत ज्यादा दिल से मत लगाइएगा। मैं आपको यह भी कहना चाहता हूं कि अगर हमारे यहां कितनी भी अच्छी रिपोर्ट बन भी जाती, तब भी ब्रिटिशर्स तो उसे अनएक्सेप्ट करने ही वाले थे। वो तो उन्होंने केवल चैलेंज दे दिया था कि ये मन की बात कर लें, लेकिन फिर भी उसमें एक श्रेष्ठतम जो संविधान बनने की जो झलक थी वो स्पष्ट दिखाई दे गई थी। हालांकि कुछ पॉइंट से इत्तेफाक नहीं रखा जा सकता था। अब जैसे यहां पर यही बात कर लें कि मुस्लिम लीग को सांप्रदायिक निर्वाचक मंडल पद्धति ना होने का ही मलाल था कि ये क्या है। आपको मालूम है कि 1909 और 1919 के एक्ट के माध्यम से तो विशेषतः पृथक निर्वाचक मंडल और सांप्रदायिक निर्वाचक मंडल की व्यवस्था ही की गई थी, और इसकी डिमांड तो सांप्रदायिक विशेष वर्ग के लोगों ने ही किया था। और उस चीज को यहां से हटा देना, हालांकि हटा देना लाजमी था, काश कि हटा दिया जाता या ना हटा दिया जाता, ये आपकी अंतर अभिव्यक्ति हो सकती है। इस पे आपको स्वयं आत्मचिंतन करना चाहिए कि इसे हटाया जाना चाहिए या नहीं हटाना चाहिए। लेकिन तब उस समय शायद ऐसा ही जरूरी रहा होगा, इसलिए ही इसको हटाने का प्रयास नेहरू रिपोर्ट में किया गया, परंतु मुस्लिम लीग उससे एक्सेप्ट नहीं कर सकती थी। निस्संदेह हम कह सकते हैं कि तमाम सारे दलों के आपसी निहित स्वार्थ और अनसमझी के कारण नेहरू रिपोर्ट का जो प्रयास था वो विफल हो गया, और मोहम्मद अली जिन्ना ने नेहरू रिपोर्ट के प्रत्युत्तर में अपने कुछ रिकमेंडेशंस दिए, और अपने टोटल 14 रिकमेंडेशंस दिए। कितने रिकमेंडेशंस दिए? 14 रिकमेंडेशंस दिए। ये जो 14 रिकमेंडेशंस हुए, इनके जो 14 सुझाव हुए, इसको 14 सूत्रीय जिन्ना फॉर्मूला ये कहा जाता है। 14 सूत्री जिन्ना के ये फॉर्मूले कहे जाते हैं। अब नेहरू रिपोर्ट जो थी उसकी बहुत सी बातों पर मुस्लिम लीग के तमाम सारे जो लोग थे उनको ऐतराज था, जिसमें से एक ऐतराज मैंने आपको बता दिया। तो फिर इन्होंने भी अपने कुछ रिकमेंडेशंस दिए, और इन्होंने कहा कि इस रिपोर्ट में ये चीजें शामिल कर ली जाए तो शायद हम इसको आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। मार्च 1929 में रिपोर्ट इन्होंने प्रस्तुत करी। मार्च 1929 में अपनी 14 मांगे बताई। ये 14 मांगे जो थी, इन्हीं को 14 सूत्रीय फॉर्मूला कहा जाता है, जिन्ना के 14 सूत्र कहे जाते हैं। अब इसमें क्या क्या चीजें हैं उसको समझने का प्रयास करते हैं। जैसे पहला पॉइंट ये था कि भारतीय संविधान जो है वो फेडरेशन होना चाहिए, और उसमें जो भी रिसाइडरी पावर्स हैं, जो भी अवशिष्ट शक्तियां हैं, वो प्रांतों को, प्रोविंसेस को मिलनी चाहिए। और अब मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए कि वर्तमान समय में अवशिष्ट शक्तियां जो है वो किसके पास है। आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए। तो एक तो ये बात इन्होंने कही, सभी प्रांतों को एक जैसी स्वायत्ता होनी चाहिए, ये बात कही। और मुख्य बात यह थी कि सभी विधानमंडल, चाहे जो भी केंद्रीय विधानमंडल हो, प्रांतीय विधानमंडल हो, सभी जगहों पर अल्पसंख्यकों का पर्याप्त प्रतिनिधित्व होना चाहिए। सभी विधान मंडलों में अल्पसंख्यकों का एक क्या होना चाहिए, एक अच्छा प्रतिनिधित्व होना चाहिए, फिक्स होना चाहिए, और उसकी संख्या पर्याप्त होनी चाहिए। पर्याप्त प्रतिनिधित्व हो। यह बात उन्होंने कही। एक ये भी विशेष बात है। अब आप इसे सही मानेंगे या सही नहीं मानेंगे, ये भी हमें बताइएगा। पॉइंट नंबर जो ये मैंने बताया है। इसके अलावा यह भी कहा गया कि केंद्रीय विधानमंडल में मुसलमानों का एक पृथक प्रतिनिधित्व होना चाहिए, जो किसी भी कंडीशन से, अब ये बात केंद्रीय विधानमंडल की हो रही है, ये ऊपर वाली बात सभी विधानमंडल की थी, और नीचे वाली बात है केंद्रीय विधानमंडल के लिए। केंद्रीय विधानमंडल, जैसे अब वर्तमान समय में हमारे यहां केंद्रीय विधानमंडल कौन है? संसद है। तो उन्होंने कहा कि केंद्रीय विधानमंडल में स्थायी प्रतिनिधित्व होना चाहिए मुसलमानों के लिए। मुसलमानों के लिए 1/4 से कम प्रतिनिधित्व ना हो, प्रतिनिधित्व ना हो, यह बात इन्होंने कही। अगर इससे कम प्रतिनिधित्व होगा तो यह रिपोर्ट ठीक नहीं होगी।
तो हमें ध्यान रखना चाहिए, तो कम से कम सदन के 1/4 सदस्य जो हैं वो मुस्लिम रिप्रेजेंटेटिव्स होने चाहिए। माफ कीजिएगा, 1/4 नहीं, 1/3 की बात हुई थी, 1/3। 100 में से 33%, 1/4 तो 100 में से 25 हो जाएगा। और सांप्रदायिक समूहों के प्रतिनिधित्व हेतु एक पृथक निर्वाचक मंडल की व्यवस्था होनी चाहिए, यह भी बात यहां पर कही गई। अब लगातार इन्हीं सब चीजों पर चर्चा होती चली जा रही है। फिर यह कहा गया कि जो नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंसेस हैं, यानी उत्तरी पश्चिमी जो प्रांत है, बंगाल है, पंजाब है, इनमें कोई भी क्षेत्रीय बदलाव मुस्लिम बहुमत को प्रभावित नहीं करना चाहिए, यानी ऐसा डिवीजन ना हो कि मुस्लिम बहुमत वहां से खत्म हो। सभी संप्रदायों को धार्मिक स्वतंत्रता होनी चाहिए। बंबई को सिंध से अलग कर दिया जाना चाहिए। मुस्लिम संस्कृति, धर्म, व्यक्तिगत कानून जो कि पर्सनल लॉ जिसको बोलते हैं, इसकी सबकी सुरक्षा दी जानी चाहिए। राज्यों की सभी सेवाओं में, सभी पोस्ट्स में मुसलमानों के लिए स्थान आरक्षित होने चाहिए। बलूचिस्तान में संवैधानिक सुधार होना चाहिए। ऐसे ऐसे करके तमाम सारी डिमांड जो हैं इन्होंने अपने 14 सूत्री फॉर्मूले में रखी थी, जिसमें से आधे से ज्यादा डिमांड जो थी वो उन्हीं के इर्द गिर्द घूम रही थी। स्वाभाविक सी बात है कि उनकी इस मांग को भारत में कतई स्वीकार नहीं किया जा सकता था, यानी भारतीय जो है इसको स्वीकार करने के लिए सहमत नहीं हुए। उन्होंने कहा कि किसी भी संप्रदाय के आधार पर अगर वोट पड़ रहा है, किसी भी संप्रदाय के 3/4 सदस्यों के विरोध करने पर विधानमंडल या फिर जो भी स्थानीय निकाय है कोई भी विधेयक या प्रस्ताव पारित ना करे। कोई भी ABCD कोई भी विधेयक पारित हो रहा है, उसमें कोई सांप्रदायिक इशू की कोई बात है और नहीं भी है। कोई भी विधेयक है जो कि पारित किया जा रहा है सदन से, अगर उसके 3/4 सदस्यों, किसी संप्रदाय के, किसी भी संप्रदाय के 3/4 सदस्यों ने अगर उसका विरोध कर दिया तो विधानमंडल से पारित ना हो। कहने का मतलब क्या है? जैसे मान लेते कोई बिल आया, A या XYZ कोई भी बिल आया, इस बिल में कोई बात लिखी थी, इसके लिए वोट डाले गए, जितने लोगों ने वोट डाले, लेकिन यदि अगर मान लेते हैं कि किसी संप्रदाय के 40 सदस्य उस सदन में बैठे हुए हैं, अगर इस 40 कोई भी संप्रदाय है, कोई भी Z नाम का कोई संप्रदाय है, उसके 40 सदस्य अगर सदन बैठे तो इसके 3/4 लोग, 3/4 का मतलब कितना हो गया? 3/4 का मतलब हो गया 30 लोग। 30 लोगों ने उस संप्रदाय के, सदन के नहीं, संप्रदाय के अगर 30 लोगों ने कह दिया कि यह बिल पारित नहीं होना चाहिए, भले ही पूरा सदन कह दे कि पारित होना चाहिए, लेकिन अगर संप्रदाय के 30% लोगों ने कह दिया कि यह बिल पारित नहीं होना चाहिए तो बिल पारित ना हो। ऐसे प्रकार के कानूनों की बेसिकली इसमें भी वही हित साधने की बात करी गई थी। अब मजे की बात तो यह है कि नेहरू रिपोर्ट, जहां उसमें 1 या 2 कमियां आपको देखने को जरूर मिली और जहां 14 सूत्री मांग यहां पर जो जिन्हा फॉर्मूले की देखने को मिल रही है, इनमें में से ब्रिटिश महकमा जो है किस डिमांड को स्वीकार करेगा, तो आपको जान करके आश्चर्य होगा कि जितनी भी मांगे मोहम्मद अली जिन्हा ने करी, इन सब बातों पर भी जो लंदन में गोलमेज सम्मेलन हुए उसमें चर्चा हुई और उसमें से अधिकतर बातों को रैमजे मैकडोनाल्ड, जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस उसकी अध्यक्षता कर रहा था, उसने स्वीकार कर ली। प्रथम गोलमेज सम्मेलन के समक्ष ही उसको प्रस्तुत कर दिया गया था। आगे चल करके 1932 में रैमजे मैकडोनाल्ड ने सांप्रदायिक पंचाट जो है प्रस्तुत किया। 1932 में रैमजे मैकडोनाल्ड इस रैमजे मैकडोनाल्ड ने क्या किया? सांप्रदायिक अधिनिर्णय के माध्यम से, अधिनिर्णय या इसी को सांप्रदायिक पंचाट बोलते हैं, सांप्रदायिक पंचाट, या इसी को कम्युनल अवार्ड बोला जाता है। इसी को क्या बोला जाता है? कम्युनल अवार्ड बोला जाता है। इसमें अधिकतर मोहम्मद अली जिन्हा की जो मांगे थी वो स्वीकार कर लिया गया 1932 में। तो राजेंद्र प्रसाद जी ने कहा कि इन शर्तों का महत्व केवल इसीलिए है क्योंकि रैमजे मैकडोनाल्ड जो है वो भारत में सांप्रदायिक निर्णय के आधार पर अपनी सरकार को चुनना चाहते हैं, या सांप्रदायिक जो निर्णय है उस सिद्धांत को बनाए रखना चाहते हैं। इसीलिए ही मोहम्मद अली जिन्हा की बात को यहां पर स्वीकारा गया है। तो
ये था आपका नेहरू रिपोर्ट, और नेहरू रिपोर्ट के अगेंस्ट में मोहम्मद अली जिन्ना जो थे उनकी 14 सूत्री मांगे। अब आप इस पे चिंतन करिए, विचार कीजिए, और प्रश्न जो मैंने किए हैं बीच बीच में उन प्रश्नों का उत्तर देने का प्रयास कीजिए। सोचिए कि नेहरू रिपोर्ट अगर पारित हुई होती तो क्या होता। सोचिए कि जिन्ना रिपोर्ट जो आई है, सांप्रदायिक अधिनिर्णय आया है, वो पारित हुआ तो क्या क्या परिवर्तन भारत में आए होंगे। तो इस पर थोड़ा सा विचार कीजिए। सांप्रदायिक अधिनिर्णय के बारे में हम अभी आगे चर्चा करेंगे, उससे रिलेटेड पूना पैक्ट भी है, तो पूना पैक्ट के ऊपर भी चर्चा करेंगे, बाद में चर्चा करेंगे जब उसका समय आएगा, परंतु करेंगे, निकट है, बहुत जल्दी ही निकट है। तो आज का सेशन हम फिलहाल यहीं तक रखते हैं। आशा करते हैं कि आपको जो दोनों पॉइंट्स मैंने बताए हैं वो समझ में आए होंगे। आप हमसे टेलीग्राम के माध्यम से या फिर इंस्टाग्राम के माध्यम से जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम हमारा, इंस्टाग्राम हमारा ये है, तो इन दोनों में से कहीं पर भी जुड़ सकते हो आप, ठीक है। जाने से पहले मैं फिर से एक बार आपको याद दिला देना चाहता हूं कि अगर आप 15 अगस्त तक, ये ऑफर सिर्फ 15 अगस्त तक है, 15 अगस्त तक अगर आप बैच में एडमिशन लेना चाहते हैं तो बिना किसी झिझक के विरद लाइव कोड का इस्तेमाल कीजिए और 26,999 में इसे अवेल कीजिए। और इस डेट के बाद ये तुरंत इसकी फीस जो है वो 29,999 हो जाएगी, ठीक है। तो फिर मत कहिएगा कि सर फीस 3,000 बढ़ गई, एक दिन और घटवा दो, वो नहीं होता है हमारे यहाँ। आपको मालूम है कि डेट क्रॉस हो जाती है तो फिर वो पीछे बैक नहीं होती है जल्दी। तो फिर आप इसको जो है एडमिशन 15 तारीख से पहले लीजिए। 14 तारीख से शानदार तरीके की क्लासेस आपकी शुरू हो जाएंगी। बढ़िया से तैयारी कीजिए यूपीएससी की। तो किसी भी प्रकार की शंका, संदेह या कोई भी चीज का समाधान चाहते हैं तो आप हमसे इस तरीके के सोशल मीडिया में आप कहीं पर भी जुड़ सकते हैं। आपका एक अच्छा सा भविष्य बन सके, आप अच्छी सी पढ़ाई कर सकें, इसी शुभकामना के साथ आज हम आपसे लेते हैं अलविदा। मुलाकात करेंगे अगले सत्र में फिर से अगले शुक्रवार को। तब तक ले नमस्कार, धन्यवाद। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।